हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद डियर खान सर यूट्यूब चैनल पर। तो जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। आज हम एक अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे पर्यावरण से संबंधित। और पिछली क्लास में हम लोगों ने परिवार की विशेषताओं पर चर्चा की थी और आज हम लोग परिवार के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। तो परिवार कोई एक निश्चित प्रकार के नहीं होते हैं, कई अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए किसी एक विभाग में इनका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अलग अलग तरह से इनका वर्गीकरण किया गया है और आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे स्पेशली वो टॉपिक होगा हमारा संख्या के आधार पर परिवार का वर्गीकरण। ओके, किस आधार पर? संख्या के आधार पर परिवार का वर्गीकरण। तो संख्या के आधार पर परिवार जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं चलिए जानते हैं, सबका एक एक करके डिटेल समझते हैं। संख्या के आधार पर परिवार कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। संख्या के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? परिवार संख्या के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। परिवार 3 प्रकार है। किसके? परिवार के। संख्या के आधार पर 3 प्रकार का है। नंबर 1, एकाकी परिवार होते हैं या इन्हें हम लोग केंद्रीय परिवार भी कहते हैं या इन्हें हम नाभिक परिवार भी कहते हैं या इन्हें हम एकल परिवार भी कहते हैं या इन्हें हम मूल परिवार भी कहते हैं या इन्हें हम दाम्पत्य मूल भी कहते हैं। दाम्पत्य मूल भी कहते हैं, दाम्पत्य मूल परिवार। ओके, ये एकाकी परिवार के इतने सारे नाम हैं। अब क्या होता है एकाकी परिवार, है ना, या एकल परिवार? तो एक ऐसा परिवार जिसमें माता पिता और आश्रित बच्चे रहते हों। ओके, आश्रित बच्चे यानी कि जब तक उनका विवाह ना हो जाए बच्चों का, जब तक वो माता पिता के ऊपर डिपेंड रहते हो, ठीक है ना। तो एक ऐसा परिवार जिसमें माता पिता और आश्रित बच्चे रहते हो और जैसे ही बच्चों की शादी होती है, विवाह हो जाता है, बच्चे अलग हो जाते हैं। इस प्रकार के परिवार को हम एकाकी परिवार या नाभिक परिवार या केंद्रीय परिवार या दाम्पत्य मूल परिवार कहते हैं। समझ में आ गया? दाम्पत्य क्यों? जैसे ही दाम्पत्य जीवन स्टार्ट हुआ उनका, बच्चों का, और उन्होंने अपना एक अलग परिवार कर लिया, सेपरेट कर लिया स्वयं को। ओके, तो ऐसे परिवार को हम लोग क्या कहते हैं? दाम्पत्य मूलक परिवार या केंद्रीय परिवार, जो सीमित तरह का होता है। इस परिवार का जो आकार होता है काफ़ी छोटा होता है। कैसा होता है? काफ़ी छोटा परिवार होता है। और चूंकि इस परिवार के बारे में अगर हम डिटेल जानेंगे तो आप ये पाएंगे कि इस तरह के परिवारों की जो संख्यात्मक मान जो है वो शहरों में ज़्यादा है, गाँव में कम है। यानी कि एकाकी परिवार का प्रचलन ज़्यादातर कहाँ पे? शहरों में है। गाँव में थोड़ा उसकी अपेक्षा कम है, क्योंकि गाँव में संयुक्त परिवार ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके, दूसरी चीज़, चूँकि इस परिवार में एक तरह से देखा जाए तो एक सीमित दृष्टिकोण भी देखने को मिलता है हम लोगों को। यानी कि माता पिता से अलग होने का प्रावधान ज़्यादा है इसमें, सेपरेशन का भाव ज़्यादा है इसके अंदर। ओके, तो बाद में जब वृद्धावस्था माता पिता की आती है तो फिर बड़ी समस्या आ जाती है। ऐसा कई परिवारों में देखा गया है और माँ बाप जो है भीख मांगने पर भी कई जगहों पर मजबूर होते हुए देखे गए हैं। तो इन तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार ने सन 2007 में एक कानून लाया गया सरकार के द्वारा, जिसका नाम है सन 2007 माता पिता वरिष्ठ नागरिक देखरेख विधेयक 2007। माता पिता वरिष्ठ नागरिक देखरेख एवं कल्याण विधेयक 2007 लाया गया, जिसके तहत जो बच्चे होते हैं उन्हें माता पिता की देखरेख करने के लिए, अभिभावकों की देखरेख करने के लिए बाध्य किया गया, कानूनी रूप से बाध्य किया गया कि आपको माता पिता की देखरेख करनी ही पड़ेगी, है ना। कुछ ऐसे प्रावधान कर दिए गए जिससे कि बालक जो होता है या बच्चे जो होते हैं वो माता पिता की देखरेख करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ये कानून कब आया है? 2007 में आया है। क्या नाम है कानून का? माता पिता वरिष्ठ नागरिक देखरेख एवं कल्याण विधेयक 2007। ओके स्टूडेंट्स,
तो क्लियर हो गया आपको एकल परिवार कैसा होता है, सारी बातें क्लियर है। अच्छा, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक और खास बात इस एकल परिवार की विशेषता बताई गई है। जनरली ये कहा गया है सामान्यतः कि एकल परिवार सुखी परिवार होता है, यानी कि वही हमारा जो नारा है छोटा परिवार सुखी परिवार, है ना। तो ऐसा कहा गया है कि सामान्यतः छोटा परिवार कैसा होता है, सुखी परिवार होता है। और साथ ही मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि इस छोटे परिवार में जो बच्चे होते हैं, इस छोटे परिवार के जो बच्चे होते हैं वो आत्मनिर्भरता के मामले में और सेल्फ डिसीजन लेने के मामले में, यानी कि निर्णय लेने के मामले में इनका अच्छा विकास होता है। आत्मनिर्भरता का विकास अच्छा होता है इनका, और साथ साथ निर्णय लेने की क्षमता का विकास अच्छे स्तर पर होता है। ये एकल परिवार की एक अच्छी विशेषता हम लोगों को देखने को मिलती है। ओके, तो सारी बातें क्लियर है आपको। एक छोटे से वाक्य में मैं लिख देता हूँ कि एकल परिवार वास्तव में क्या है। एक ऐसा परिवार जिसमें माता पिता एवं आश्रित बच्चे रहते हो, क्या कहलाता है, एकल परिवार कहलाता है ना। एक ऐसा परिवार जिसमें माता पिता एवं आश्रित बच्चे रहते हो एवं बच्चों का विवाह होते ही बच्चे अलग हो जाते हो, बच्चे अलग हो जाते हो। वह परिवार क्या कहलाता है, वह परिवार हमारा एकल परिवार होता है। कैसा होता है, एकल परिवार होता है। अब एकल परिवार क्यों बढ़ रहे हैं भारत में, एकल परिवार की वृद्धि लगातार हो रही है, क्यों हो रही है, ठीक है ना। ये हमने जान लिया है कि एकल परिवार की संख्या ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती है, हम लोगों को शहरों में देखने को मिलती है, ठीक है। एकल परिवार बढ़ने के कारण पर प्रकाश डाल रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले नंबर 1 कारण, एकल परिवार बढ़ने के कारण नंबर 1 जनसंख्या वृद्धि। नंबर 2 सामाजिक बदलाव, समाज में लगातार क्या हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, सामाजिक बदलाव। तीसरा आर्थिक स्वतंत्रता, यह भी एक प्रमुख कारण है। चौथा पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव, पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव। उसके बाद में स्वतंत्रता की इच्छा। और बात करें तो व्यवसाय के लिए प्रवर्जन, बाहर जाते हैं लोग व्यवसाय करने के लिए, है ना। तो व्यवसाय के लिए प्रवर्जन और बहुत सारे कारण हैं, मूल कारणों पे हम बात कर रहे हैं। ओके, और अगर बात करें तो गांव से शहरों की ओर पलायन, लोगों का गांव से शहरों की ओर लगातार पलायन, और गांव से जब शहरों की ओर जाएंगे वो लोग तो सीधी सी बात है कि वहाँ पर एकल परिवार देखने को मिलेगा, उन लोगों को वातावरण ही वहाँ पर एकल परिवार का देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और दूसरा वो सीमित आकार में रहना पसंद करेंगे वहाँ पे, ठीक है ना। तो एक कारण ये भी है हमारे पास, गाँव से शहरों की ओर पलायन या प्रवर्जन, ये प्रमुख कारण है एकल परिवार के बढ़ने के। एक बार फिर समझिए, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, और इसके बढ़ने से क्या होता है, व्यक्ति सीमित रहना चाहता है कि भाई दूसरी जो परिवार, बड़ा परिवार है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, अगर कोई कमाने वाला व्यक्ति हो तो कि मैं कमा रहा हूँ और बाकी सब लोग
उसका हिस्सा बन रहे हैं उस कमाई का। ओके, तो वो चाहते हैं कि इस जनसंख्या वृद्धि से छुटकारा पाया जाए और अपन सीमित आकार में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो दूसरा है सामाजिक बदलाव। समाज में लगातार क्या हो रहा है, बदलाव आ रहा है, तो लोग हर तरह से क्या चाह रहे हैं, अपने आप को ही बदलना चाह रहे हैं और सीमित जो है कह सकते हैं अपन एक मानसिकता के दायरे में अपने परिवार को पालन पोषण करना चाह रहे हैं वो लोग। ठीक है, दूसरी चीज़ आर्थिक स्वतंत्रता है। हर कोई चाहता है कि हम आर्थिक रूप से कैसे हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं। और ये बात सत्य भी है कि सीमित परिवार अगर होता है वो, तो उसकी एक बड़ी विशेषता होती है कि वो आत्मनिर्भर जरूर होता है लगातार, क्योंकि उसे इस बात का भरोसा नहीं होता है कि कोई दूसरा मुझे कमा के खिला देगा। संयुक्त परिवार का एक दोष है ये कि वहाँ पर जो व्यक्ति होता है वो आलसीपन या लेजीनेस का शिकार हो जाता है, वो भरोसे रह जाता है लोगों के कि मैं नहीं करूँगा तो वो कर लेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे आत्मनिर्भरता का गुण हमें देखने को मिलता है, एक अच्छी खासियत ये है। ठीक है ना, तो उस आत्मनिर्भरता से क्या आएगी, सेल्फ डिपेंडेंसी से क्या आएगी, आर्थिक स्वतंत्रता आएगी, आर्थिक रूप से मजबूत होंगे लोग। ठीक है, यह पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव आमतौर पर है। वहाँ पर एकल परिवार है या वहाँ पे परिवार ही नहीं है, व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है बिल्कुल ही, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी उसी का प्रभाव देखने को हम लोगों को मिल रहा है। उसके बाद स्वतंत्रता की इच्छा, वही एक तरह से रिलेटेड है उससे। हर आदमी चाहता है स्वतंत्र रहूँ, समाज के दबाव में ना रहूँ, लोगों के दबाव में ना रहूँ, परिवार के दबाव में ना रहूँ। तो स्वतंत्रता की इच्छा भी एकल परिवार को बढ़ावा देती है। व्यवसाय के लिए प्रवर्जन, लोग क्या कर जाते हैं, भाई व्यवसाय करना है, प्रोफेशन करना है आपको किसी प्रकार का, तो आप लोग कहीं पलायन कर जाते हैं, कहीं चले जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि यार लोग 2 कमरे या 1 कमरे के घर में ही रह रहे हैं, सीमित रूप से रह रहे हैं। ऐसी आदत वातावरण को देखते हुए ये जो जाने वाला परिवार है ये भी अपने आप में पाल लेगा ऐसी आदत को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी एक प्रमुख कारण है। और दूसरा, गाँव से शहरों की ओर पलायन आमतौर पर हो रहा है, क्योंकि उद्योग इंडस्ट्री वगैरह जो हैं वो सारे के सारे कहाँ पे हैं, ज़्यादातर जगहों पे शहरों में हैं। तो लोग काम के लिए वहाँ जाते हैं, काम की तलाश में वहाँ जाते हैं और वहीं बस जाते हैं, वहीं रम जाते हैं और अपने छोटे परिवार के साथ व्यवस्थित जीवन जीते हैं। ओके, तो ये थे आपके एकल परिवार के बढ़ने के प्रमुख कारण। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग और पढ़ेंगे संयुक्त परिवार। चलिए स्टार्ट करते हैं। संयुक्त परिवार, सेकंड हमारा कौन सा है, संयुक्त परिवार। एक कंबाइंड फैमिली जो है वो किसे कहेंगे हम लोग, तो वो सिंपल सी बात है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये एक परिवार का बड़ा रूप है। क्या रूप है, बड़ा रूप है। परिवार एक विस्तार में रहता है, यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर एक साथ निवास करते हैं। तो परिभाषा की अगर हम बात करें तो एक ऐसा परिवार जिसमें लगभग 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ निवास करते हो, 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ निवास करते हो, जिसमें शामिल हैं दादा दादी, ताऊ ताई, माता पिता और स्वयं। ये 3 या 3 से अधिक पीढ़ियाँ इसमें सम्मिलित होती है। ऐसे परिवार को हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं। ठीक है ना। संयुक्त परिवार कहाँ ज़्यादा देखने को मिलेंगे हम लोगों को, तो ये हमें गाँव में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। कहाँ पे, शहरों की अपेक्षा ये गाँवों में ज़्यादा देखने को मिलेंगे संयुक्त परिवार। वहाँ लोग इकट्ठा रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है ना। दूसरी चीज़, जो आधुनिकता बढ़ रही है, इस आधुनिकता में लगातार संयुक्त परिवारों की संख्या घटती जा रही है ना। यानी कि उनमें कमी आती जा रही है। आधुनिक संस्कृति का इसके ऊपर लगातार प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये छिन्न भिन्न होते जा रहे हैं बड़े परिवार जो हैं वो। ठीक है। और अगर हम प्राचीन काल की बात करें, एंशिएंट हिस्ट्री की बात अगर करें, तो निश्चित रूप से हम सब जानते होंगे लगभग कि उस समय परिवारों का जो आकार था वो काफ़ी बड़ा हुआ करता था। यानी कि उस समय और भी परिवार जो हैं ज़्यादा बड़े होते थे। तो प्राचीन भारत में परिवार ज़्यादा बड़े थे। आज वही परिवार उससे थोड़े छोटे परिवार हमें गाँव में देखने को मिलेंगे, लेकिन गाँव में शहरों की अपेक्षा फिर भी संयुक्त परिवार ज़्यादा होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है संयुक्त परिवार। एक बार मैं छोटा सा लिख देता हूँ इसमें। संयुक्त परिवार किसे कहेंगे हम लोग, जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियाँ, 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के लोग
एक साथ रहते हो, एक साथ रहते हो। जैसे कि दादा दादी, दादा दादी, ताऊ ताई, ताऊ ताई, माता पिता, माता पिता और स्वयं, ये। ओके, तो ये परिवार क्या कहलाएगा हमारा? 3 पीढ़ियों वाला या 3 से अधिक पीढ़ियों वाला संयुक्त परिवार। ये लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि एक साथ पूजा में भाग लेते हैं, और तमाम तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें एक साथ भाग लेते हैं घर के सारे सदस्य मिलकर। तो बड़ा एक खुशी का माहौल जनरेट होता है, ठीक है ना, एक अपनापन सा महसूस होता है संयुक्त परिवारों में। एक खासियत होती है संयुक्त परिवार की। ओके, तो कहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे आपको? गाँव में ये परिवार ज़्यादा देखने को मिलेंगे हमें, संयुक्त परिवार। संपत्ति की बात करें अगर संयुक्त परिवारों में, तो संपत्ति पर प्रत्येक सदस्य का बराबर अधिकार होता है। यहाँ पे प्रत्येक सदस्य का बराबर अधिकार होता है। हम लोग अगर बात करें संपत्ति के अधिकार को लेकर, तो संपत्ति के अधिकार में हम हिंदू मान्यता के अनुसार अगर बात करें तो यहाँ पर संपत्ति के अधिकार को 2 भागों में बांटा जा सकता है। हिंदू मान्यता के अनुसार संपत्ति के अधिकार को 2 भागों में बांटा जा सकता है, प्रमुख 2 नियमों के आधार पर। कौन से हैं वो 2 नियम? देख लेते हैं हम लोग। पहला नियम है मिताक्षरा का नियम। कौन सा नियम? मिताक्षरा का नियम। मिताक्षरा का नियम। भाई मिताक्षरा का नियम क्या कहता है और किसके द्वारा दिया गया है ना? तो मिताक्षरा का नियम दिया गया है विज्ञानेश्वर के द्वारा, विज्ञानेश्वर के द्वारा, ठीक है ना। क्या कहा गया है इस नियम में, मिताक्षरा का नियम के अंतर्गत? याद रखिए, पहले तो ये ध्यान दीजिए कि ये नियम किस पर आधारित है, कहाँ से लिया गया है। तो याज्ञवल्क्य की स्मृति जो है हमारे पास, प्राचीन स्मृति जो है याज्ञवल्क्य की स्मृति, उस याज्ञवल्क्य की स्मृति के प्रारूप से लिया गया है। वहाँ पे आधारित, उस पर आधारित है ये, ठीक है ना। और इस नियम के जनक जो है या प्रवर्तक जो है वो कौन है? विज्ञानेश्वर है। मिताक्षरा का नियम किसने दिया है? विज्ञानेश्वर है। किससे संबंधित है? संपत्ति के अधिकार संबंधित है। ओके, क्या कहा गया है इस नियम के अंतर्गत, है ना। और याद रखिए ये जो नियम है लगभग संपूर्ण भारत में मान्य है या प्रचलित है, ठीक है ना। मिताक्षरा का नियम, संपत्ति का अधिकार से संबंधित जो नियम है वो संपूर्ण भारत में मान्य है। ओके, क्या कहता है नियम? ये नियम कहता है कि परिवार में रहने वाले जितने भी सदस्य होते हैं उन सदस्यों का संपत्ति के ऊपर जन्मजात अधिकार होता है। प्रत्येक सदस्य का कैसा अधिकार है? जन्मजात अधिकार है प्रत्येक सदस्य का। जो परिवार का सदस्य है उस प्रत्येक सदस्य को परिवार की जितनी भी संपत्ति है उस पर जन्मजात अधिकार है। ओके, ये कहा है मिताक्षरा के नियम में। किसने दिया है ये नियम? विज्ञानेश्वर ने दिया है ये, विज्ञानेश्वर ने दिया है ये नियम। और कहाँ से उद्धृत है? तो याज्ञवल्क्य की स्मृति से, याज्ञवल्क्य की स्मृति से। ओके, तो एक तो ये है, और दूसरा क्या है? दाय भाग का नियम, है ना। दाय भाग का नियम नंबर 2, दाय भाग का नियम। दाएं भाग का नियम क्या कहता है और कहाँ पे प्रचलित है? तो याद रखिए ये सिर्फ बंगाल में ही प्रचलित है। दाएं भाग का नियम कहाँ पे प्रचलित है? बंगाल में ही प्रचलित है। क्या कहता है दाएं भाग का नियम? तो याद रखिए दाएं भाग का नियम ये कह रहा है कि परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उन सदस्यों में से सिर्फ उन्हीं सदस्यों को संपत्ति के अधिकार का लाभ प्राप्त होगा। ये संपत्ति का वही व्यक्ति अधिकारी होगा जो मूल व्यक्ति को पिंडदान कर सकता है, जो मूल व्यक्ति को पिंडदान कर सकता है। अब पिंडदान क्या होता है ये तो आप अच्छी तरह समझते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं समझते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम देंगे आपको जवाब। ओके, तो उसी व्यक्ति को या उन्हीं व्यक्तियों को परिवार की संपत्ति का अधिकारी माना गया है दाएं भाग के नियम के अनुसार, जो मूल व्यक्ति को पिंडदान करने के योग्य होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसके बाद आगे हम लोगों को वैदिक जो युग था हमारा, जिसमें हमने एक विशेष जो हमारा सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, वहाँ पर भी इससे संबंधित जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में भी, ऋग्वेद में क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में जो है बोधायन के द्वारा, ऋग्वेद में बोधायन के द्वारा ये बताया गया है कि परिवार की संपत्ति का अधिकारी
कौन होगा? तो कौन होगा? तो बताया गया है कि 3 पीढ़ी ऊपर से और 3 पीढ़ी नीचे से, ये लोग जो होंगे वही परिवार की संपत्ति के अधिकारी होंगे। 3 पीढ़ी ऊपर से, जैसे स्वयं मैं हूँ तो मेरी 3 पीढ़ी ऊपर और मेरी 3 पीढ़ी नीचे, इन लोगों को पारिवारिक संपत्ति का अधिकारी बताया गया है। ठीक है ना? कहाँ पे? ऋग्वेद में बोधायन के द्वारा। ओके, दाएं भाग में भी यही लगभग कहा गया है कि जो पिंड दान कर सकता है उसी को अधिकारी बताया गया है। किसका? संपत्ति का। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि दाएं भाग का नियम क्या है और मिताक्षरा का नियम क्या है और किससे संबंधित है। खास बात यह है संपत्ति के अधिकार से संबंधित है हिंदू मान्यताओं के अनुसार। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे संयुक्त परिवार, थोड़ी सी जो विशेषताओं की बात करेंगे, है ना। प्रमुख लक्षण क्या है? तो देखिए आप लोग, संयुक्त परिवार के प्रमुख लक्षण क्या क्या होते हैं। नंबर 1, संयुक्त समिति होती है। सभी लोग कंबाइंड कमेटी में रहते हैं। संयुक्त समिति होती है नहीं होती है, सबकी मिलजुल कर रहते हैं संयुक्त रूप से वो लोग, तो एक कमेटी बन जाती है उनकी, क्या? कंबाइंड कमेटी या संयुक्त समिति। ओके, तुलनात्मक स्थायित्व रहता है। एक दूसरे से कैसा स्थायित्व रहता है? तुलनात्मक स्थायित्व रहता है। मतलब ऐसे परिवार के जो लोग होते हैं वो कैसे रहते हैं? तुलनात्मक रूप से स्थायी रहते हैं। किसकी तुलना में? एकल परिवार की तुलना में, है ना। एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, सामंजस्य होता है उनके बीच में, स्नेह का भाव होता है उनके बीच में। तो तुलनात्मक कैसा होता है? स्थायित्व होता है, तुलनात्मक स्थायित्व का गुण होता है इनमें। ठीक है। दूसरा, साझा निवास स्थान। सब लोग एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं, तो एक ये भी लक्षण है, साझा निवास स्थान, सब एक साथ रहते हैं, है ना। साझा धर्म, स्वाभाविक सी बात है, एक छत के नीचे रहने वाले एक परिवार के लोगों का एक ही धर्म होगा, तो सभी सदस्यों का धर्म कैसा होगा? एक ही होगा, तो साझा धर्म होता है ना। सहकारी संगठन, सब मिलजुल कर काम करते हैं, तो एक संगठित परिवार के रूप में लोग काम करते हैं, सब मिलकर, तो सहकारी संगठन होता है इनका। सहकारी, साथ में मिलकर कार्य करते हैं, साथ में मिलकर, सह का मतलब साथ, कार्य मतलब कार्य, साथ में मिलकर कार्य करने वाला एक मजबूत संगठन होता है। कौन? संयुक्त परिवार। ठीक है, ओके। उत्पादक इकाई, सब लोग मिलकर काम करेंगे तो एक यूनिट का निर्माण करेंगे। सब यूनिट का मतलब भी क्या होता है? जैसे हम परिवार यूनिट 1 पढ़ते हैं, तो परिवार एक लंबा चौड़ा पार्ट है हमारा, है कि नहीं लेसन। तो ये सारी इकाइयाँ, सब यूनिट मिलकर एक यूनिट बनाती है। तो इसी प्रकार से सारे घर के लोग काम करेंगे तो एक उत्पादन इकाई का निर्माण करेंगे। तो क्या कहेंगे? एक अच्छा लक्षण क्या है? उत्पादक इकाई, प्रोडक्शन यूनिट होती है एक तरह की है। ओके, उसके बाद पारस्परिक अधिकार एवं दायित्व। सब जानते हैं आप लोग, यदि संयुक्त परिवार में आप लोग रहते होंगे तो एक दूसरे के अधिकार होते हैं, सबके अपने अपने अधिकार होते हैं थोड़े। हाँ, कुछ हद तक सामाजिक दबाव या परिवार का दबाव होता है, एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन पारस्परिक अधिकार होते हैं, एक दूसरे के अधिकार होते हैं, और सबके अपने अपने अलग अलग दायित्व भी होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है परिवार के अंदर, किसको क्या करना है। तो ये भी एक प्रमुख लक्षण है किसका? संयुक्त परिवार का। ओके। विशाल आकार, स्वाभाविक है, एक बड़ा परिवार है तो उसका आकार कैसा होगा? विशाल ही होगा, बड़ा आकार होगा, बिगेस्ट शेप होगा इसका। ओके। सदस्यों में एक निश्चित संस्तरण होता है, सदस्यों में एक निश्चित संस्तरण, संस्तरण का मतलब होता है फैलाव। अब सदस्य, फैलाव का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत मोटे मोटे सदस्य होते होंगे, अरे फैलाव का मतलब ये होता है कि ग्रुप होता है, एक लंबा चौड़ा क्या होता है? ग्रुप होता है, एक बड़ा ग्रुप होता है लोगों का इस बड़े परिवार में या संयुक्त परिवार में। तो सदस्यों का एक निश्चित क्या होता है? संस्तरण होता है, एक निश्चित स्तर पर क्या होता है? फैले हुए लोग रहते हैं, फैले से मतलब एक लंबा चौड़ा संगठन होता है उनका। ओके, तो ये लक्षण है हमारे संयुक्त परिवार के, ठीक है। संयुक्त परिवार के प्रमुख लक्षण: संयुक्त समिति, तुलनात्मक स्थायित्व, साझा निवास स्थान, साझा धर्म, सहकारी संगठन, उत्पादक इकाई, पारस्परिक अधिकार एवं दायित्व, विशाल आकार और सदस्यों में एक निश्चित संस्तरण। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संयुक्त परिवार के गुण, उपयोगिता या महत्व। क्या गुण है, क्या क्वालिटी है, क्या यूजेस है, ओके, और क्या इंपॉर्टेंस है संयुक्त परिवार के। तो देखिए, आर्थिक उन्नति को निश्चित करती है ये संयुक्त परिवार जो होता है हमारा, क्या होता है? आर्थिक उन्नति को फिक्स करती है, निश्चित करती है। कैसे करती है? कि सब लोग मिलकर काम करते हैं तो बहुत सारा पैसा आता है घर के अंदर, आता है कि नहीं आता है? आता है। तो आर्थिक उन्नति को निश्चित कर देती है, ठीक है। श्रम का विभाजन होता है, लेबर डिवीजन होता है यहाँ पर। कैसे होता है? अरे भाई, सारे परिवार के जो लोग होते हैं सबके अलग अलग काम है, कोई टीचर है, कोई किसान है, कोई अलग अलग, सबके कार्य क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। तो श्रम विभाजन देखने को मिलता है इसमें, किसमें? संयुक्त परिवार में। ओके। दूसरा, समाजवाद का प्रभाव होता है,
लोग सामाजिक नियमों के अनुसार काम करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि एक बड़ा परिवार होता है तो उनको डर होता है कि ऐसा नहीं हो कि हम कोई गलत काम कर जाएं जो सामाजिक दृष्टिकोण से गलत हो, है ना, या नगण्य हो, ठीक है ना। तो समाजवाद का क्या है, प्रभाव देखने को मिलता है बड़े परिवारों में। एकल परिवार में इतना महत्व नहीं होता है, फिर भी, है ना, ऐसा रहता है। तो समाजवाद। फिर बचत, सामूहिक रूप से लोग काम करेंगे तो क्या होगा, एक कोष होगा, सभी का एक सामूहिक कोष, जिसमें सारे पैसे क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। लोग बचत का प्रावधान रखते हैं कि चलो भाई बचत कर लेते हैं, है ना। तो बचत का भी एक प्रावधान देखने को मिलता है कहाँ पे हम लोगों को, संयुक्त परिवार में। विश्राम के लिए अवसर होते हैं। भाई ऐसा होता है ना कि दो लोगों का जैसा एक जैसा कहीं काम हो गया, जैसे खेती बाड़ी के काम होते हैं, आज मोटर चलाने के लिए भाई साहब चले जाएंगे, मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, ठीक है, आज भाई साहब चले जाएंगे, कल भाई साहब की जगह मैं चला जाऊँगा, तो विश्राम के लिए व्यवस्था है कि नहीं है? अरे है सर, है। ओके, तो विश्राम के लिए अवसर मिल जाते हैं यहाँ पे। ओके, दूसरा सामाजिक बीमा, सोशल इंश्योरेंस जो होता है वो मिल जाता है सामूहिक रूप से, तो इसमें काफ़ी बचत हो जाती है, क्योंकि सबका अलग अलग करवाने की बजाय क्या हो जाता है, सारे परिवार का एक ही बीमा हो जाता है, तो वहाँ पे बचत देखने को मिल जाती है हम लोगों को। तो सामाजिक बीमा हो जाता है। सामाजिक गुण डेवलप होते हैं साथ में रहने से। अभी मैंने बताया कि यहाँ पर ज़्यादातर दबाव महसूस किया जाता है समाज का कि कहीं कुछ गलत हमसे ना हो जाए, तो इस तरह से जो बच्चे रहते हैं समाज में, जो परिवार में, उन पे किसका डेवलपमेंट आता है, उनमें डेवलपमेंट आता है सामाजिक गुण का, सोशल क्वालिटी का, है ना। सोशल क्वालिटी डेवलपमेंट होती है ना, क्योंकि दादा दादी के साथ रहते हैं तो एक अच्छे आचरण में वो फलते फूलते हैं, ठीक है ना, उनका अच्छा पालन पोषण होता है, तो सामाजिक गुण भी क्या होते हैं, डेवलप होते हैं यहाँ पे। ओके, भूखंडन को रोकता है। भाई अगर अलग हो जाओगे, एकल परिवार बनाओगे तो भूमि का क्या होगा, भूमि का बंटवारा होगा, तो भूखंडन को रोकेगा कौन, संयुक्त परिवार। भूखंडन को, भूमि के टुकड़े को रोक देगा, भूमि के टुकड़े नहीं होने देगा कौन, संयुक्त परिवार। तो ये भी एक विशेषता है, ठीक है। तो ये बात हो गई गुण, उपयोगिता या महत्व की। और अब आगे बात करेंगे हम लोग संयुक्त परिवार के दोष या अवगुण की। संयुक्त परिवार के दोष या अवगुण की। क्या अवगुण है संयुक्त परिवार में, है ना। भाई जिस तरह से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर संयुक्त परिवार में भी कुछ फॉल्ट देखने को हम लोगों को मिलते हैं, कुछ दोष देखने को मिलते हैं, जो आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए, तो निकम्मों का घर बनकर रह जाता है। कैसे रह जाता है, जैसा मैंने अभी उदाहरण दिया था कि भाई साहब चले जाएंगे, तो भाई साहब क्या होगा, एक भाई साहब एक आलस में जीवन बिता रहे हैं, चले जाएंगे, है तो सही करने वाले, तो वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो घर कैसा बन जाता है, लगातार दूसरे के ऊपर टालने पर काम, निकम्मों का घर बन जाता है। ओके, फिर व्यक्तित्व विकास में बाधक। अब यहीं से रिलेट कर लीजिए इसको कि भाई निकम्मों का घर बन ही गया है वो, तो व्यक्तित्व का विकास कैसे हो पाएगा। वहीं एकल परिवार में ये विशेषता है कि वहाँ पर व्यक्ति को खुद को ही काम करना है, ठीक है ना, तो व्यक्तित्व विकास होगा ही होगा, क्योंकि आदमी काम करने के लिए आतुर होता है वहाँ पर एकल परिवार में, और यहाँ पर क्या है, दूसरे के ऊपर टालने की आदत बन जाती है ना। तो व्यक्तित्व के विकास में क्या होता है, संयुक्त परिवार बाधक होता है ना। कुछ लेजीनेस के शिकार हो जाते हैं लोग इसमें, ठीक है ना। ओके, अगला मुकदमेबाजी को प्रोत्साहन मिलता है। कैसे मुकदमेबाजी को प्रोत्साहन, अरे भाई भाई में लड़ाई हो जाती है कई बार में, छोटी छोटी बातों पे घर में महिलाओं में लड़ाइयाँ हो जाती है, तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, तो मुकदमेबाजी को क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है ना। ज़्यादा आगे बढ़ जाए तो कोर्ट में भी मुकदमा जा सकता है ना। बहुत लड़ाइयाँ देखने को मिल रही है आज, दो भाई भाई का नहीं हो रहा है आज के टाइम पे, तो यहाँ पे मुकदमेबाजी को भी प्रोत्साहन देखने को मिलता है, ठीक है। फिर झगड़ों को उत्पन्न करती है, मतलब संयुक्त परिवार में वही अभी मुकदमेबाजी का संबंध झगड़े से भी है कहीं ना कहीं, रिलेशन अगर बनाए हम इसके बीच में, तो झगड़े उत्पन्न होते हैं। बड़े भाई की जो घरवाली है उसने ये काम नहीं किया, छोटे वाली की घरवाली ने ये काम नहीं किया, लगातार आरोप प्रत्यारोप की झड़ियाँ लगती ही रहती है घर में। ओके, तो कहीं ना कहीं झगड़ों को उत्पन्न करता है कौन, बड़ा परिवार, ठीक है। तो झगड़े होते रहते हैं बड़े परिवार में, है ना। फिर एकांत का अभाव होता है। भाई एकांत कहाँ मिलेगा, नहीं मिलता है। ओके, क्योंकि सामूहिक रूप से लोग रहते हैं, तो कहीं दादाजी है, कहीं दादी माँ है, कहीं ताऊ जी है, कहीं ताई है ना, कहीं ससुर जी है, तो मतलब अल्टीमेटली कई तरह के लोग एक साथ रहते हैं, तो वहाँ पर एकांत का अभाव देखने को मिलता है ना, सेपरेशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो एकांत का अभाव होता है। और अनियंत्रित प्रजनन, अनकंट्रोलिंग रिप्रोडक्शंस,
यानी कि प्रजनन की क्रिया जो है अनकंट्रोलिंग हो रही है, तभी तो परिवार भाई साहब बड़ा हो रहा है। समझ गए क्या? अनियंत्रित प्रजनन। अनियंत्रित प्रजनन की वजह से क्या हो रहा है? ये परिवार बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। तो ये भी एक क्या है? अनियंत्रित प्रजनन भी संयुक्त परिवार का दोष है। क्या है? संयुक्त परिवार का दोष। ठीक है, आगे देखते हैं। कुशलता एवं गतिशीलता में बाधक। आप कुशल कैसे होंगे? आप कुशल कब होंगे? अरे भाई आप कुशल जब होंगे जब आप आर्थिक रूप से संपन्न होंगे या फिर मानसिक रूप से संपन्न होंगे। और वो संपन्नता कब आएगी? कब आएगी? जब आप सेल्फ डिपेंड होंगे, जब आप कार्य करने में रुचि लेंगे। लेकिन आप तो संयुक्त परिवार के सदस्य हैं ना, तो आप तो डिपेंडेंसी पर निर्भर है कि वो कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं बाधा आ रही कि नहीं आ रही? बाधा आ रही है आपकी कुशलता में। आपका स्किलिंग जो होती है वो नहीं आ पाती है, प्रॉपर स्किलिंग में प्रॉब्लम है यहाँ पे। ओके, दूसरा गतिशीलता, वही बात है एक तरह की, स्पीड मेंटेन, है ना। यानी कि एक अच्छी गति, जैसे एक माता पिता और एक सिंगल बच्चा या दो बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक दबाव होता है कि यार बच्चों का फ्यूचर है, ये है वो है, और कमाने वाले हम दो ही है। तो कहीं ना कहीं वो गतिशीलता बनी रहती है, काम के प्रति क्या है? गति रहती है। लेकिन यहाँ संयुक्त परिवार है और बच्चे भी है, तो भी दिक्कत वाली बात नहीं। अरे इतने सारे तो है काम करने वाले, मैं नहीं करूँगा तो क्या हो गया, ये करेंगे। और संपत्ति में बंटवारा तो बराबरी का होना ही है आखिरी में, तो मैं क्यों करूँ? तो एक निकम्मापन जो आ जाता है ना अंदर, वो गतिशीलता में और कार्यकुशलता में बाधा देता है, बाधा पहुंचाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्त्रियों की दुर्दशा के लिए उत्तरदायी होता है। स्त्रियां इस बात को भली भांति जानती होंगी, इसीलिए हमेशा अलग होने की डिमांड करती रहती है कि अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, है ना। हाँ, तो स्त्रियों की दुर्दशा कैसे होती है संयुक्त परिवार में? भाई बताएंगे कोई? आप बताएंगे? बताइए कैसे होती है, बताइए बताइए। मैं बताऊं? हाँ, मैं बता देता हूँ। चलिए ठीक है, आपको भी याद है, हालांकि मैं जानता हूँ। ठीक है, स्त्रियों की दुर्दशा ऐसे होती है, भाई बड़ा परिवार होता है, काम का भारी बोझ होता है, कपड़े सारे धोने होते हैं कि नहीं। अब आजकल तो ठीक है, मशीनें आ गई है, वॉशिंग मशीन वगैरह, पहले नहीं हुआ करती थी, है ना। तो सारे के घर वालों के कपड़े, जो बेचारी नई नवेली दुल्हन आती थी, 2-4-8 दिन की मेहमान होती थी, वो नएपन के रूप में, है ना। फिर बाद में क्या होता था? फिर बाद में उसी को सारे कपड़े धोने, तो प्रारंभिक स्तर पर जो है हालत खराब हो जाती थी। और फिर पतिदेव के कान में कानाफूसी चालू, अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, और एकल परिवार के निर्माण होने लग गए, एकल परिवार के निर्माण होने लग गए, है ना। तो यही कारण है। तो स्त्रियों की दुर्दशा लगातार होती रही या होती रहती है, किसमें? संयुक्त परिवार में। ये उत्तरदायित्व वाली बात है, ठीक है ना। अगला है सामाजिक समस्याओं को प्रोत्साहन मिलता है। सामाजिक समस्याएं, अब इतनी सारी समस्याएं तो है, तो इससे क्या हो रहा है? सामाजिक समस्याओं को प्रोत्साहन मिलता है। जैसे कि आप पहला कारण, बड़ा कारण देख सकते हैं, समाज में स्त्रियों की दशा इससे क्या हो रही है? खराब होती है ना। यानी कि अगर मेंटेन करके चले परिवार को, सबको बराबर का अधिकार दिया जाए, सबको समान रखा जाए, तो फिर दुर्दशा नहीं होगी। लेकिन कई बार ये होता है कि माता पिता भी क्या करते हैं, किसी एक भाई का जो है पक्ष ले लेते हैं और उसकी घरवाली का पक्ष ले लेते हैं कि नहीं वो तो सही, जो करती है वो सब सही करती है, और एक को बिल्कुल क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर मनमुटाव वाली बात आती है सामने। ओके, तो जिससे जो पत्नी होती है जिसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, जो महिला है जिसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, वो फिर क्या करेगी? वो एकल परिवार की ओर अग्रसर हो जाएगी। ओके, तो स्त्रियों की दुर्दशा के लिए उत्तरदायी हो गया, सामाजिक समस्याओं को प्रोत्साहन मिलता है इससे। ओके, कुछ वन लाइन फैक्ट जो यहाँ से कई बार आ चुके हैं आपकी एग्जाम्स के अंदर, वो लिखे हैं यहाँ पे। अहोम आदिवासी ने समाज को खेल में विभाजित किया था। अहोम आदिवासी ने समाज को किस में विभाजित किया था भैया? खेल में विभाजित किया था। ओके, ठीक है। फिर भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार से, ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये केएम कपाड़िया का है। किसका है? केएम कपाड़िया का है, ठीक है ना। याद रखिए, भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार से है, ये स्टेटमेंट पूछा गया है। किसके द्वारा किया है? दिया गया है, केएम कपाड़िया ने दिया है, केएम कपाड़िया ने दिया है। ओके, उसके बाद मैक्स मुलर सर क्या कह रहे हैं? इन्होंने कहा संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा है, कि ये तो प्राचीन काल से चली आ रही भारत में। किस परिवार की प्रथा? संयुक्त परिवार की प्रथा। ओके, क्या कहा है मैक्स मुलर ने? कि संयुक्त परिवार भारत की प्राचीन परंपरा है या आदि परंपरा है। ऐसा किसने कहा है? मैक्स मुलर ने कहा है। मैक्स मुलर ने कहा है। ये वही मैक्स मुलर है
जिन्होंने आर्यों के आगमन के बारे में क्या कहा था कि आर्य मध्य एशिया से आए हैं, और काफ़ी हद तक इनके स्टेटमेंट को सराहा गया है। आज भी इतिहास इनका लोहा मानता है कि हाँ बिल्कुल मध्य एशिया से कौन आए थे, आर्य आए थे। किनका स्टेटमेंट है, मैक्स मुलर का ही है, ठीक है ना। तो मैक्स मुलर का महत्वपूर्ण स्टेटमेंट यहाँ पे भी दिया है उन्होंने कि भारत की आदि परंपरा कहा है, किसको, संयुक्त परिवार को। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे किसकी, तीसरे परिवार की। संख्या के आधार पर तीसरा परिवार कौन सा है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए, तीसरा प्रकार जो है हमारे पास में विस्तृत या विवाह संबंधी परिवार। विस्तृत या विवाह संबंधी परिवार, ठीक है। क्या कहता है ये परिवार किस प्रकार का परिवार है भाई, ये संयुक्त परिवार से भी एक बड़ा परिवार कह सकते हैं इसको हम लोग। यानी कि इसमें क्या होता है कि हमारा स्वयं का परिवार तो होता ही होता है, लेकिन जब हमारा विवाह हो जाता है तो वैवाहिक संबंध जब स्थापित हो जाते हैं, तो वैवाहिक संबंध स्थापित होने के बाद जो हमारा ससुराल पक्ष होता है, वो चाहे महिला का हो, है ना, या पुरुष का हो, तो ससुराल पक्ष और ननिहाल पक्ष के लोग जो होते हैं, इनमें से कुछ लोग हमारे परिवार के साथ हमारे साथ रहने लग जाते हैं। तो हमारा परिवार तो है जो है ही सही, है ना, और दूसरा हमारे ससुराल के लोग भी किस में रहने लग जाते हैं, हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ रहने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से बना जो परिवार होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग विवाह संबंधी परिवार, क्योंकि विवाह से संबंधी बन गए, बड़े और परिवार में इजाफा हो गया, वृद्धि हो गई, लोगों की संख्या बढ़ गई। ओके, तो विस्तृत एक विस्तार हो गया कि नहीं हो गया परिवार में, और भी। तो विस्तृत या विवाह संबंधी परिवार एक ऐसा परिवार होता है जिसमें हमारा स्वयं का परिवार तो होता ही होता है, साथ ही वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाने के बाद कुछ लोग हमारे ससुराल या ननिहाल पक्ष से हमारे साथ रहने लग जाते हैं। ऐसे परिवार को हम लोग विस्तृत या विवाह संबंधी परिवार कहते हैं। विस्तृत या विवाह संबंधी परिवार कहते हैं। ओके, तो लिख लीजिए इसको, है ना। एक ऐसा परिवार जिसमें स्वयं के साथ, स्वयं के परिवार के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित होने के बाद, वैवाहिक संबंध स्थापित होने के बाद ससुराल और या फिर ननिहाल पक्ष के कुछ लोग भी हमारे साथ रहने लग जाते हैं। उस परिवार को हम लोग क्या कहते हैं, उस परिवार को हम विस्तृत या विवाह संबंधी परिवार कहते हैं सर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें संख्या और अधिक हो जाती है। तो ये थे हमारे 3 तरह के परिवार। कौन कौन से, एक एकल परिवार था, या एकाकी परिवार था, या नाभिक या केंद्रीय या दाम्पत्य मूलक परिवार था, है ना, जिसमें क्या कौन कौन लोग निवास करते थे, माता पिता और आश्रित बच्चे। और दाम्पत्य होने के बाद में, यानी कि एक जोड़ा बन जाने के बाद, विवाह होने के बाद में वो अलग हो जाते थे, वो था एकल परिवार। फिर आता है हमारा संयुक्त परिवार, जिसमें 3 पीढ़ियों या 3 पीढ़ियों से अधिक के लोग एक छत के नीचे निवास करते थे। उसको हमने कहा क्या, संयुक्त परिवार, जो गाँव की विशेषता थी। एकल परिवार जो शहरों की विशेषता थी, ठीक है ना। और अब बात की हम लोगों ने विस्तृत या विवाह संबंधी परिवार की, जिसमें हमने क्या देखा, जिसमें हम लोगों ने पाया कि हमारे साथ साथ हमारे ससुराल के कुछ लोग भी हमारे साथ रहने
लग जाते हैं, ननिहाल के या ससुराल के। तो एक परिवार में संख्या में क्या हो जाती है, पारिवारिक संख्या में वृद्धि हो जाती है। और इस तरह के परिवार को हम कहते हैं विस्तृत या विवाह संबंधी परिवार। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर ही लीजिए, है ना। और चलिए अगले टॉपिक को फिर लेकर आता हूँ, है ना। तो गुड नाइट, बाय, फिर मिलते हैं, शब खैर।